गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैमरा स्टार्ट करो। गोयल साहब नींद नहीं खुली क्या अभी? हैं गोयल साहब? नहीं सर, कर रहा हूँ। कैमरा ऑन कर, शक्ल नहीं दिखी है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ सर, एक मिनट। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे आपको मैंने एडिशन में बताया ना कि यहाँ पर एडिशन बड़ा ही डिफरेंट होता है वेक्टर्स का, उसी तरह से प्रोडक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिफाइंड इन टू वेज, है ना? व्हाट आई एम सेइंग, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो दो तरह से डिफाइंड होता है। लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिफाइंड इन टू वेज। पहला स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों अब यहाँ पर दो तरह का प्रोडक्ट है ना, तो हमें लिखने के लिए भी तो डिफरेंस चाहिए। जैसे बचपन में अगर हम 2 into 3 लिखते थे तो ऐसे भी लिख देते थे, ये भी 2 into 3 6 होता है। दो ब्रैकेट में भी लिख देते थे, ये भी प्रोडक्ट को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, बाद में थोड़े बड़े हुए तो डॉट भी लगाने लगे, तो ऐसे भी प्रोडक्ट को लिख देते थे कभी कभी। तो दो नंबर्स को अगर प्रोडक्ट करना हो तो, एक मिनट बेटा, तो दो नंबर्स को अगर बेटा प्रोडक्ट करना हो कैसे भी लिख दो। अब यहां पर यार अगर वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह से डिफाइन हो रहा है तो हमें डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना, लिखने में डिफरेंस, लिखने में कि भैया स्केलर कैसे लिखें और वेक्टर को कैसे लिखें। तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहां पर हम जैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बीच में डॉट लगा देंगे। राइटिंग वे है और कुछ नहीं है, वे ऑफ राइटिंग है बस। शेयर कैमरा ऑन करो। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, दो वेक्टर को बीच में क्रॉस लिखते हैं। तो बच्चों सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, मेन तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो है। तो अब यहां पर एक बार फिर से
हेडिंग लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब हम स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मेरी ये वाली बात समझ में आई ना कि डॉट और क्रॉस क्यों लिखा? दिस इज द वे ऑफ राइटिंग ओनली। शेवड़ा कैमरे को एडजस्ट करो। देयर इज नो मीन कि आपका कैमरा ऑन रहता है नहीं रहता, आप दिखते तो हो नहीं मुझे। और नीचे करो इसे, फेस पूरा दिखना चाहिए आपका। यस, बेस्ट वे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हम सभी लोग सोए हुए हैं, इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि किसकी आंखें खुली हुई दिख रही हैं, किसकी आंखें बंद दिख रही है। वहां तो देखो मैं आप सब लोगों को सपोर्ट कर ही रहा हूं कि बहुत सुबह सुबह जगा देता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा तो यहाँ बर्दाश्त करूंगा कि आपको नींद आ रही है नहीं आ रही। अब ऋत्विक गोयल बस अभी जस्ट पीछे बेड है ना, वहां से उठकर बस ये यहीं बैठा ही है आगे, मैं जानता हूँ। तो नहीं इसलिए सर। नहीं, आज जल्दी उठ गया क्या? 4 बजे उठ गया? चाय नाश्ता सब बना लिया, पूजा पाठ कर ली? नहीं सर, उतना भी नहीं। हाँ, 4 मिनट पहले उठता है भाई। तो बेटा आप सबकी पोजीशन समझता हूं मैं, इसलिए टेंशन मत लो, कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ो। ब्रेन ओपन होना चाहिए, आंखें ओपन हो या ना हो। और मैं इसलिए देखना चाहता हूं आप लोगों को, उससे आपकी एक्टिविटी दिखती है, हाँ काम वाम कर रहे हो ना। तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट अब हेडिंग लिखेंगे, और सबसे पहले इसमें लिखो व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी हमें मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट? because after multiplying two vectors we got a scalar quantity. लिख लो this is called scalar product because product is a scalar quantity when we multiply two vectors. Because product is a scalar quantity when we multiply two vectors. तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा फाइनल जो क्वांटिटी आता है, प्रोडक्ट आता है, वो स्केलर होता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। मैंने आपको बता ही दिया। इसे हम a डॉट बी से लिखते हैं। और बच्चों a डॉट बी जो होता है, एक मिनट, वो जगह सही नहीं लग रही, नीचे लिखता हूं। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, राइट साइड में जो आपको क्वांटिटी दिख रही है उसमें कहीं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। सो रिमेंबर, फाइनल प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी बच्चा स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी स्केलर होता है, कॉस थीटा भी स्केलर होता है। तो इस पूरी क्वांटिटी में कहीं कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और ये फार्मूला आपको याद करना है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लिख लो, थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। स्पेशल केसेस कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। नंबर 1,
अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, थीटा 0 डिग्री आएगा और ए डॉट भी हमारा आएगा ओनली ए बी, कॉस 0 1 हो जाएगा ना बेटा। इसीलिए अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सपोज वेक्टर ए को वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये ए स्क्वायर आता है। अच्छा, यहाँ ए डॉट ए लिखने में ये बताने की जरूरत है क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है और थीटा 0 है? बताओ, क्या ये बोलना पड़ेगा मुझे? नहीं बोलना पड़ेगा, दोनों इक्वल वेक्टर है ना, ए और ए, तो एंगल तो 0 आना ही है सर्टेनली। तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा। स्पेशल केस नंबर 2, if two vectors are perpendicular to each other, बताओ ए डॉट बी कितना आएगा? 0 यस, 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, it means both vectors are perpendicular to each other। तो बच्चों रिवर्स इज आल्सो ट्रू है ना, इसको रिवर्स वाले स्टेटमेंट को लिखो, मैं बोल रहा हूं इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, if dot product of two vectors is 0, it means vectors are perpendicular to each other। It means vectors are perpendicular to each other। ठीक है। अगर दोनों वेक्टर अपोजिट हुए तो बच्चा -8 यस, नेगेटिव आएगा, cos 180 -1 होता है। तो अगर एंगल एक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल होने पर cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। बच्चों अगर मैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट। यहां पर मल्टीप्लाई करने का मतलब डॉट प्रोडक्ट है। 1 इतना फिर से बोलो। 1 ओके ओके ओके, 1 आएगा। क्यों आएगा 1? सर क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है दोनों का, इसलिए 1 करेक्ट करेक्ट, यही सुनना था मुझे बेटा। आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और सेम डायरेक्शन है क्योंकि दोनों आई कैप है। तो आई कैप डॉट आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, तो रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम जे डॉट जे करें तो ये भी 1 आएगा, एंड के डॉट के करें तो ये भी 1 आएगा। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। 0 90 डिग्री पे होंगे। यस, 0 आएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सिमिलरली जे डॉट के भी 0 आएगा, वो भी परपेंडिकुलर है। के डॉट आई 0 आएगा, वो भी परपेंडिकुलर है। तो बच्चा मैं इसे बॉक्स में डाल देता हूं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये आगे बहुत काम आने वाला है। सर बोलो।
डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। इसमें उल्टे सीधे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लॉ ऑफ कम्यूटेशन बोलते हैं इसे। डॉट प्रोडक्ट लॉ ऑफ कम्यूटेशन को ओबे करता है। एक दो लॉ होते हैं, वो मैं लिखाता ही नहीं, किसी बच्चे को बताता ही सर वो नहीं। 6th 7th में पढ़े थे। हाँ वो अंदर मतलब बच्चों वाली चीजें हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये लॉ ऑफ कम्यूटेशन है। एक और लॉ होता है, मैं उसका नाम नहीं जानता, जैसे ए डॉट बी प्लस सी करना है सर एसोसिएटिव। हाँ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएटिव सर। हाँ बस जो भी आपने बोला वो ओके है ना। तो मुझे इसका नाम नहीं पता, आप दोनों लिख लो। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, और ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू। सर पहला तो समझ में आ गया, दूसरा वाला क्यों? ए को पहले, अरे दूसरा वाला तो बिल्कुल इजी है, बच्चों वाला है। अंदर ब्रैकेट में एडिशन है तो दोनों स्टेप से मल्टीप्लाई तो करेगा ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यही रीजन है क्या? और क्या रीजन है, और कहां से लाऊं? तो बच्चा ये हमारे डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिजॉल्व वेक्टर्स। क्या मतलब है इसका? बच्चों मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, अब है ना स्मॉल ए और स्मॉल बी लिख देता हूं। ये स्मॉल ए है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये रिजोल्व फॉर्म कहलाता है ना, रिजोल्व वेक्टर। और बी है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर हमें इस तरह से दो वेक्टर दिए जाएं तो बच्चों इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से करेंगे। दोनों वेक्टर्स को पहले लिखेंगे डॉट ऐसे, फिर बी लिखेंगे, और फिर वही शुरू करेंगे। इसके फर्स्ट स्टेप को उसके तीनों स्टेप से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके सेकंड स्टेप को उसके तीनों स्टेप से मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट के थर्ड स्टेप को उसके तीनों स्टेप से मल्टीप्लाई करो। तो टोटल कितने स्टेप्स आएंगे? 9। तो शुरू करें, बोलते जाओ। सबसे पहले क्या आएगा? A1 B1, और ये आएगा I डॉट आई, वैल्यू बाद में पुट करेंगे है ना। फिर आएगा A1 B2 I डॉट जे, फिर आएगा A1 A1 B, अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट क्या आएगा? I cap dot K cap, I cap dot K cap, यस, I कैप डॉट K कैप प्लस, अब इसका सेकेंड स्टेप ले लो, A2 B1 J डॉट आई। बेटा बोलते रहो ताकि नींद भी खुल जाएगी। A2 sir B2, A2 B2 J cap dot J cap, हाँ, A2 into B3 J cap into K cap, K cap into K cap, इसके बाद से थर्ड स्टेप B1 K cap into J cap, A3 B2 J ये गलत cap बोल दिया जिसने भी बोला। J नहीं आएगा बेटा, आई आएगा।
A3 B2 J cap into K cap and A3 B3 J cap into K cap into K cap. तो बच्चों इस तरह से 9 स्टेप आएंगे, 9 स्टेप्स। अब आप देखो एक बार लिख लो, चलो पहले इसको लिख लो। अभी छोटा सा बनने वाला है क्योंकि है ना, इसमें से 9 में से 6 स्टेप्स के वैल्यू तो जीरो फिर हो जीरो है, जाएगा, हाँ, जीरो हो डॉट जाएगी। जीरो है। यस सर। 9 में से 6 जीरो आएंगे। आई डॉट आई 1 होता है बेटा, तो ब्रैकेट अगर 1 हो गया तो ये ओनली A1 B1 बचा बस। फिर सेकंड स्टेप में है आई डॉट जे, ऊपर लिखा है ना बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो सेकंड स्टेप 0 आएगा, थर्ड स्टेप 0 आएगा, फोर्थ स्टेप 0 आएगा, लेकिन फिफ्थ स्टेप में जे डॉट जे 1 होता है इसलिए वो बचेगा। फिर सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ स्टेप 0 हो जाएंगे और लास्ट 9th स्टेप बचेगा A3 B3, K डॉट के 1 होता है, 1 को लिखने से फायदा नहीं है। तो बच्चों हमारा A डॉट B जो आया वो आया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। नीचे फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं, तो A डॉट B आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। सर मेरे को एक बात पूछनी है। दो पूछ। सर ये जैसे A1 I cap into B1 I cap, A1 B1 I cap डॉट B I cap क्यों? चल मैं बताता हूं तेरे को। मान लो मैं इसको 3i कैप डॉट 4j कैप लिखता हूं, आई कैप ही ले रहे हैं, जे लिखने से 0 हो जाएगा। 3 और 4 तो स्केलर नंबर है ना, तो इनको मैं अलग से प्रोडक्ट करके 12 लिख सकता हूं ना, तो अंदर तो आई डॉट आई बचा ना बस। बेटा मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर्स को करना है, उसके साथ जो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई है उसको बाद में लिखो या पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने जो लिखा A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप, इसमें एक्चुअल में वेक्टर तो आई कैप है ना, तो हम स्केलर्स को बाहर ले लेते हैं और सिर्फ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि A1 और B1 केवल स्केलर नंबर है, और फिर बाद में I डॉट आई 1 हो जाएगा तो ये A1 इंटू B1 बचेगा। ओके सर, गोयल जी समझे? क्योंकि A1 और B1 तो स्केलर है तो उनको नॉर्मल हाँ, स्केलर नंबर को तो हम अलग से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना बेटा, इसलिए। हाँ ओके ओके सर। तो बच्चों दो यूनिट वेक्टर, सॉरी रिजॉल्व वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, और अगली बार जब करना पड़े ना तो पूरा मत लिखना 9 स्टेप्स, वो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा। अब तो आप डायरेक्ट ये वाला जो रिजल्ट आया है इसे ही आप डायरेक्ट काम में लोगे। अब आप बार बार 9 स्टेप्स नहीं लिखोगे। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूं। देखो, वर्क डन बाय ए फोर्स is dot product of force and displacement। W जो होता है बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट F डॉट S होता है, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, F डॉट S होता है। तो मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में आपको किसी फोर्स की वैल्यू दी है
3i कैप minus 4j cap plus 5k cap Newton, and displacement of body is also given. J cap minus I cap plus k cap, और ये मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। तो कैलकुलेट वर्क डन, ये क्वेश्चन है मेरा। तो बच्चों वर्क डन कैसे निकालते हैं उसकी इंफॉर्मेशन तो मैंने ऊपर दे ही दी आपकी हेल्प के लिए। सर इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर, जूल कहलाता है बेटा, ये न्यूटन इंटू मीटर आएगा, लेकिन वो जूल कहलाता है, जूल। सर हो गया सर अभी माइनस रुको, जूल्स आ रहा है सर। अभी रुको, सर आ गया। वो रुकने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नाम लेकर पूछूंगा, वो बच्चा आंसर देगा, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, उनका मुंह खुलवाना है। वो होता है, सुबह सुबह उठते हैं ना तो थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए उनकी नींद नहीं टूटी। तो बताओ श्रेया और अविका, आप आंसर बताओ बेटा दोनों। सर ये देख, ये कौन सा बोलने का तरीका है? सर 12। 12, ओके। अविका? सर 12। ओके, बाकी बच्चे बोलो अब। सर मेरा भी 12 जूल्स है। 12 किस किस का और किस किस का आ रहा है? सर मेरा तो माइनस में आ रहा है। जो भी आ रहा है बोलो, जो आ रहा है। -2 आ रहा है मेरा। सर मेरा 2 आ रहा है। -2 आ रहा है सर। -2 आ रहा है। न्यूटन। चलो अब हम हाँ मेरा भी देखते हैं। मैंने है ना आपको परेशान करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चेंज किया है, उसका ध्यान रखिए। फोर्स मैंने ये दिया है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने आई को बाद में लिख दिया, आपको इसे पहले लिखना पड़ेगा वरना फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो जे माइनस आई लिखा है, इसको माइनस आई प्लस जे लिखो। एफ डॉट एस। तो बच्चों अब आप जानते ही हैं, आपको आई आई वाले, जे जे वाले और के वाले मल्टीप्लाई करने हैं। तो 3 इंटू -1, ये 3 है, ये -1 है। फिर -4 इंटू +1, फिर 5 इंटू 1, ये आंसर आएगा बेटा। सर ये -2 ही आएगा। -3 -4 +5 -2 जूल। तो जिन्होंने 12 बताया ना, वो क्यों बताया वो आप जान गए कि आपने माइनस आई को जे से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। मैंने आपको परेशान करने के लिए आई और जे की पोजीशन चेंज कर दी और आप परेशान हो गए, है ना। तो ऐसे एग्जामिनर के परेशान करने से आप परेशान हो गए तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा परेशान हो। मेडिकल में बच्चों 16 या 17 लाख बच्चों में से मुश्किल से 10-15 हजार बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज ले पाते हैं, ध्यान रखना। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो बाकी एग्जाम तो है, मतलब एनआईटी वगैरह और आईआईटी वगैरह को मिलू ले तो मुझे लग रहा है 25-30-40 हजार सीट होंगी, और इसमें भी 9-10 लाख बच्चे बैठते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपको परेशान नहीं करेगा तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? फिर तो सबके मार्क्स 100% आ जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे ये सब चीजें सीखनी है। हाँ यार, इसमें ये चेंज है, मतलब मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं। तो मेरा क्वेश्चन हो ना तो बहुत सीधी नजरों से मत देखा करो, टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखा करो, शक वाली नजरों से, कि यार कुछ गड़बड़ होगी तो उसका हमें ध्यान देना है। अभी आ रहा है बेटा, धीरे धीरे आ रहा है फिजिक्स, अभी आगे आ रहा है फिजिक्स। तो
तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं। और ये जो मैंने स्टोरी बताई थी ना बेटा, ये शुरू में ये वाली स्टोरी, ये तो मैंने इसलिए बताई थी कि हो सकता है हम में से बहुत बच्चों को ये ना पता हो कि वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट करना है। गोयल साहब हाथ नीचे कर लो, थक जाएगा आपका हाथ। हाँ सर मैं लीव कर दूं, मैं चली क्लास में। हाँ जाओ बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर आपको डेज चेंज की बात करनी थी ना? मुझे रेगुलर स्टूडेंट चाहिए, फिर मैं बात करता हूँ, वरना मैं बात नहीं करता। और मैंने कहा ना इस वीक तो नहीं करूंगा, अब जो भी होगा वो नेक्स्ट वीक ही देखेंगे हम। देखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अरे ये इजी टॉपिक है, आपको लग भी रहा होगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। नंबर 1, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चों अगर मैं आपको दो वेक्टर्स को रिजॉल्व फॉर्म में दूं फिर एंगल पूछूं तो वो डायग्राम बनाकर निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 डायमेंशनल अगर है ना तो डायग्राम से हम एंगल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पहले थ्योरी बता दूं वरना फिर वो बीच में ब्रेक हो जाएगी थ्योरी, फिर एग्जांपल दूंगा। तो अगर आपको दो वेक्टर गिवन है ए और बी रिजॉल्व फॉर्म में, तो हम जानते हैं ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है बेटा, तो मैं पहले तो उन दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करूंगा और फिर डिवाइड कर दूंगा उनके मैग्नीट्यूड से, ए और बी नीचे आ जाएगा। इस मेथड से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो बस ये इतनी सी थ्योरी है 2 लाइन की। मैंने पहले भी आपको बताया है कि है ना, हमें सारे मेथड आने चाहिए, हमें सिर्फ एक मेथड नहीं आना चाहिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन उस मेथड से नहीं बनते, दूसरे मेथड से बनते हैं, दिमाग खुलकर रखना है। देखो सपोज मैं आपको दो वेक्टर देता हूं, वेक्टर ए मैंने दिया 2i प्लस 2j। वेक्टर बी मैंने दिया 3i प्लस 4j। और आपसे पूछा व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और आपको परेशान करने के लिए मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, 8 डिग्री, फिर 15 डिग्री, ठीक है, 16 डिग्री, 45 डिग्री। ये वो चौथा ऑप्शन नहीं आता। हाँ, चौथा ऑप्शन हमें नहीं आता, हमें पढ़ाई नहीं करनी,
हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सोएंगे, वो फोर्थ ऑप्शन में सब कुछ ले लो। बच्चों अभी मेहनत मत करो, मैं आपको ये मैसेज देने चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन इससे नहीं होगा, या अगर इससे होगा तो फिर इतना लेंदी हो जाएगा कि हम लोग परेशान होकर रास्ते में इसे छोड़ देंगे। सर cos थीटा तो निकल गया, पर अब उसकी वैल्यू क्या है ये नहीं। बेटा तभी तो मैंने ये ऑप्शन दिए, मुझे भी पता है अगर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा तो तुम cos थीटा की वैल्यू तो निकाल ही दोगे, कुछ ना कुछ वो तो तुम कर ही दोगे। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको दोनों तरीके से करते हैं। अगर ऑप्शन नहीं होते तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, यानी कि cos थीटा कितना आएगा वो आप निकाल कर बताओ। चलो cos थीटा तो निकालो। सर वही तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं थीटा नहीं निकलेगा, cos थीटा तो निकल आएगा। सर 14/√3 + 5। ओके 6 + 8, हाँ ऊपर 14 आएगा, नीचे आएगा 2√2 × 5 10√2 आएगा नीचे। यस सर 7√2/10 आ रहा है। तो बच्चों अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, ऊपर जो मैंने थ्योरी पढ़ाई उससे करते हैं, तो हम ऐसे करेंगे। देखो cos थीटा होता है बेटा A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका और उसका, अभी अभी सिखाया ना, A1 B1 तो 2 × 3, फिर प्लस A2 B2 2 × 4, तो A1 B1 2 × 3, फिर A2 B2 2 × 4, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। बेटा ए का मैग्नीट्यूड निकालना याद है कैसे निकालते थे, वो रिजोल्यूशन ऑफ मैंने वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया ना, 2i कैप प्लस 2j कैप अगर हो तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, √2² प्लस 2²। भूल तो नहीं गए? नो सर। भूलना नहीं। सर बाकी हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं ना कि 2i कैप प्लस 2j कैप का जो रिजल्टेंट होगा हाँ वही तो a होगा, और 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड होगा √3² प्लस 4²। तो बच्चों a डॉट बी, ऊपर a डॉट बी आएगा 6 + 8 14, और नीचे आएगा √2² प्लस 2² कितना होता है बेटा, √8। √8 को √2 लिख सकते हैं, और वो आएगा √9 + 16 25, 25 का √5 आएगा, तो ये आएगा 14 अपॉन नीचे आएगा 10√2, कैंसिल कर दो, 7/5√2 आ जाएगा ये। अब अगर हमें बताना है एंगल कितना है तो थीटा को हम इनवर्स में लिखेंगे बेटा, कॉस इनवर्स। याद है मैंने पहले भी शायद ये वाली बात आपको बताई है। यस सर। और बस अगर ऑप्शन में हमें इस तरह का ऑप्शन लिख कर देता है कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, तो हमारे लिए क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चों मैंने तो आपको परेशान करने के लिए, बच्चों मैं ये वर्ड बोलता हूं ना परेशान करने के लिए, इसका मतलब होता है सिखाने के लिए, है ना। हाँ तो अगर आपको सिखाने के लिए मैंने ये ऑप्शन दिए हैं तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन किसी और मेथड से करना पड़ेगा, इस मेथड से तो ये नहीं होगा बच्चा। अब हम कैसे निकालें कि यार cos थीटा अगर 7/5√2 हो तो थीटा 8 आएगा या 15 आएगा या 16 आएगा? आप भी जानते हैं फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आएगा। वैसे है ना, मैं 16 वाले ऑप्शन को थोड़ा चेंज करके थोड़ा दूर कर देता हूं, वरना आपको लगेगा इतना क्लोज ऑप्शन 15-16 डिग्री में तो हम अंतर भी नहीं पहचान पाएंगे, तो 16 इसको 23 डिग्री कर देता हूं मैं। इसका मतलब ये तो पक्का है, ये आंसर तो करेक्शन नहीं है ना, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब आंसर आपका ए और बी में से कोई एक होगा। तो बच्चों सुनो, ये अगर क्वेश्चन
आप देखोगे तो आपके दिमाग में पहले यही मेथड आएगा जो मैंने अभी सॉल्व किया है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉपर्स होते हैं ना वो कैसे सोचते हैं, लेकिन जैसे ही ऑप्शन देखा तो हमारे टॉपर के दिमाग में तुरंत आया कि बेटा ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो वैसे हमने अभी तक जो किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, 100% करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर को ऑप्शन से मैच कराना है वो हम नहीं कर पा रहे। मतलब ये मानकर चलो हमने जो वैल्यू निकाली है ना बच्चा अभी, ये वैल्यू इन दोनों में से किसी एक एंगल की वैल्यू है। या तो cos 8 डिग्री इतना होता है 7/5√2, या cos 15 डिग्री 7/5√2 होता है। अब एक तरीका तो ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इन दोनों ऑप्शंस में से cos की वैल्यू निकाल कर देखें, बहुत लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका है हम वेक्टर में मेथड ही चेंज कर दें। कैसे? कैन यू ड्रॉ दिस वेक्टर? तुम बता सकते हो ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? मतलब इन दोनों वेक्टर को डायग्राम में बनाओ, बस डायग्राम बनाते ही आपको हिंट मिल जाएगा करना कैसे है। बच्चों अब है ना, मैं पूरी कंपटीशन वाली फॉर्म में हूं, ध्यान रखना। जब मैं इस फॉर्म में आ जाऊं तो 100% समझ जाओ अब सर जेई और मेडिकल वाले टीचर हैं इस समय। टिपिकल दोनों वेक्टर्स को आप डायग्राम में बनाओ, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके आपको हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सर ए वेक्टर के बीच में 45 डिग्री है सर, और बी वेक्टर के बीच में 53। ए वेक्टर एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना बनाएगा? सुनाई नहीं दिया सर ए 45 डिग्री बनाएगा सर। करेक्ट। और बी कितना बना रहा है? 53 डिग्री सर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 8 सर। हाँ, कितना इजीली आ गया ये, कितना इजी आया ऋषित। ये वे चेंज करना, ये वे तुम्हें एलन कभी नहीं बताएगा, ध्यान रखना। उनको आता ही नहीं है ये सब पढ़ाना है, वो सिर्फ फार्मूले से पढ़ाते हैं। एलन जब भी तुम्हें पढ़ाएगा तो यही सॉल्यूशन देगा जो मैंने सामने डिस्प्ले किया है। अगर ये बुरा नहीं मानना, अगर ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे टीचर के सामने रख दूं ना, 50% से ज्यादा टीचर इसका आंसर नहीं दे सकते। वो पता है क्या बोलेंगे? अरे यार 8 डिग्री कोई ऑप्शन में आता है क्या? इसकी कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकता। वे ऑफ थिंकिंग है ही नहीं, डिफरेंट वे में सोचते नहीं। सिर्फ आईआईटी वाले जो टीचर है ना एक्सक्लूसिव, वो इस लेवल पर सोच पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नीट में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बेटा दिमाग तो खुलता है, ये तो हम सोच पाते हैं कि हमें थोड़ा अलग जाकर सोचना चाहिए, हमेशा एक ट्रेडिशनल वे में नहीं चलना चाहिए। बेटा कुछ लोग हर्ट मत होना, है ना? नहीं सर। ठीक है, आप समझ रहे हैं। मैंने बहुत फेस किया इन चीजों को, इसलिए मैं 23 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूं। इसलिए हर्ट मत होना, और अगर पर्सनल हर्ट कोई हो रहा है तो मुझसे बात कर लेना। मैं अभी ऋषित से बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था ऋषित की सिस्टर भी एलन की टॉपर्स में से रही है और मेरे पास भी टॉपर्स में से रही है, तो सब डिफरेंस समझते हैं। बैठिए के बाजू में बैठिए क्यों? ठीक है, चलिए। और कुछ कुछ बोलने की आदत भी होती है, तो थोड़ा सा वे अलग करना पड़ेगा, है ना? तो सेकेंड एप्लीकेशन पर चलते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको इस वाले तरीके से निकालना है ना, कॉस थीटा वाले तरीके से निकालना है, तो फिर आपको कोई भी वेक्टर मैं दे दूं, आप इसी मेथड से कर देंगे। मतलब उसमें अगर आंसर ना भी आए तो भी चलता है, क्योंकि हम लोग इनवर्स में छोड़ देंगे, है ना? मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और बात बता रहा था। अगर हमारे, अच्छा सॉरी यार, मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन तो बताया नहीं, ओनली रिसीट के सॉल्यूशन पर मैं आगे बढ़ गया। बच्चों एक बार इसका सॉल्यूशन देखो।
वेक्टर ए हमारा क्या था, 2i कैप प्लस 2j कैप। तो बच्चों 2i कैप 2j कैप ये वेक्टर आएगा, देखो इसको मैं येलो कलर से बना देता हूं। तो बच्चों इधर भी 2 है, 1 और 1 2, इधर भी 2 है। तो आप समझ गए होंगे 2 कैसे बनाया मैंने। ये देखो इधर 1 मार्क 1 मार्क 2 मार्क, इधर भी 1 और 1 2 मार्क। तो बच्चों अगर ये दोनों 2 है तो ये एंगल 45 आएगा। कैसे आया 45? इस एंगल को आप टेन थीटा ले लो, सॉरी थीटा ले लो इस एंगल को, और यहां पर ये लाइन ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर भी हम जानते हैं 2 है और बेस भी हम जानते हैं 2 है। बच्चों हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया है, ये ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में दोनों कंपोनेंट 2 है ना, तो हमारा जो टेन थीटा आएगा वो आएगा 2/2 यानी कि 1। तो हमारा थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं। दूसरा वेक्टर है हमारा 3i और 4j, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमें 3 लेना है, वाई एक्सिस पर हमें 4 लेना है, 1 2 3 4। तो बच्चों दूसरा वेक्टर यहां पहुंचेगा, देखो गौर से देखना, गौर से ढंग से देखना। ये वेक्टर बी है। अच्छा स्मॉल ए भी लिखा था क्या मैं? चलो स्मॉल ए भी लिख देते हैं। ये स्मॉल ए है और ये वेक्टर बी है। तो बच्चों हमारा जो वेक्टर बी आया है, इसका एक्स एक्सिस से एंगल अगर हमें निकालना है, तो बच्चों ये टोटल एंगल निकालना पड़ेगा। अभी डायग्राम थोड़ा सा मतलब भरा भरा सा हो जाएगा, तो ध्यान देना थोड़ा। बच्चों ग्रीन वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है ना, इसे हम क्या लिखते हैं? थीटा के अलावा एंगल का और कौन सा सिंबल लेंगे हम? अल्फा। हाँ अल्फा। चलो थीटा 1 और थीटा 2 ले लेते हैं। वो पहले वाला थीटा 1 कर देते हैं और ये दूसरा वाला थीटा 2। तो बेटा टेन थीटा 2 कितना आएगा? परपेंडिकुलर कितना है ग्रीन वाले का? 4/3। 4। और बेस कितना है? 3। और टेन थीटा जब 4/3 होता है तो थीटा कितना होता है? 53 डिग्री। 53 डिग्री। तो बच्चों ग्रीन वाली लाइन एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल बना रही है और येलो वाली लाइन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो बच्चों अगर हमें ग्रीन और येलो लाइन के बीच वाला एंगल अगर हमें चाहिए, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर आएगा, दोनों का डिफरेंस थीटा 2 माइनस थीटा 1 यानी कि 8 डिग्री। बच्चों ये वो चीज है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें अलग ढंग से जाकर भी सोचना चाहिए। ये वो वाला है और कुछ नहीं है। अब सेकंड एप्लीकेशन पर मूव करेंगे हम, क्योंकि सेम टाइप के बार बार इलिस्ट्रेशन देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए सेकंड एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन था टू फाइंड एंगल, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब है बेटा टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
हम्म, बच्चों दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, इधर डायग्राम देखिए, ऐसे ही कोई बना दिए अभी, और इनके बीच का एंगल थीटा है। फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है। मुझे बी का ए पर प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन क्या होता है? अभी हमने वहां कंपोनेंट निकाले थे ना, रिजोल्यूशन किए थे, वैसे ही है। तो बी के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन में ए पर ड्रॉ करूंगा। अब बच्चों ये जो लेंथ आएगी ना यहां से यहां तक का, ये जो लेंथ आएगा, दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी in the direction of vector A. प्रोजेक्शन ऑफ ये जो लेंथ आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ए वेक्टर के अलोंग जो लेंथ आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और बच्चों अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो पहले वो ट्राइंगल से बताइए वो लेंथ कितना आएगा बेस वाला। cos theta into hypotenuse. वो ट्राइंगल में Cos cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस तो बी है, हाँ तो ये cos लेंथ theta कितना into आएगा, ये लेंथ, हाँ बेटा, cos theta into b. हाँ, सब लोग बेटा थोड़ा ध्यान दें, मैं आई एम आस्किंग ये लेंथ कितना आएगा, ये वाला लेंथ। तो आप लिख सकते हैं ना cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बेस कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बेस आएगा बेटा बी कॉस थीटा। क्या आएगा, बी कॉस थीटा। सर तो इसमें डॉट प्रोडक्ट का कहाँ यूज होगा? अभी होगा, बी कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेगा? अच्छा फिर a डॉट b अपॉन हाँ, बी कॉस थीटा हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो बी कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी अपॉन ए। तो ये यहां पर डॉट प्रोडक्ट का यूज हो गया बस लास्ट में जाकर। तो बच्चों इस तरह से एक वेक्टर का हम दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। ओके बच्चा, तो इसमें भी Yes, अगर sir. कोई क्वेश्चन आएगा तो ए और बी आपको दो रिजोल्व वेक्टर देगा और इस मेथड से यहां पर आप प्रोजेक्शन निकालेंगे। बच्चों ये है ना, ये सब हमें पता है कब करना पड़ता है, जब कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशनल हो, आई जे और के, क्योंकि ना 3D वेक्टर आते ही हम उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर 2D वेक्टर हो ना तो हो सकता है डायग्राम बनाकर प्रोजेक्शन बिना इसकी हेल्प के निकाल लें, बिना इसकी हेल्प के भी आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं अगर वो 2D वेक्टर है। 2D समझते हो, जिसमें आई कैप और जे कैप आता है बस। लेकिन अगर 3D वेक्टर है तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो डायग्राम की हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे, फिर ये वाला मेथड काम आएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
A थ्री आई कैप प्लस सर 4 इसमें कैप। किसकी किस पे निकालनी है, लाइक बी की ए पे निकालनी है या ए की बी पे निकालनी है? इसमें किसकी बात कर रहा है? मैंने क्वेश्चन पूरा कहाँ लिखा है? अच्छा ओके। इतना फास्ट क्यों जा रहा है भाई? धीरे धीरे चल, मेरे साथ साथ चल, मुझसे आगे मत चल। तो बच्चा आपको प्रोजेक्शन निकालना है। अभी पूरा बीच में ठोक दिया, मेरा रिदम बिगड़ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये है पूरा क्वेश्चन। अलोंग एक्स एक्सिस आपको निकालना है, यानी कि जो दूसरा वेक्टर है ना वो आपका आई कैप है, ये मान लो। एक वेक्टर मैंने क्वेश्चन में दे दिया, अब दूसरा वेक्टर आई कैप है, ये मान लो। तो आपको ए वेक्टर का आई कैप वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है, और इसी मेथड से करो। इसे और दूसरे मेथड से नहीं करना, इसको इसी मेथड से करना है। सर हो गया। थोड़ा आराम से किया करना है, जल्दी जल्दी क्यों करता है? जल्दी में गड़बड़ भी होती है, पता है ना। और अगर हो भी गया हो ना तो रीचेक किया कर अपने में, दोबारा देख कॉपी। सर मैंने एक बार कर लिया था रीचेक, एक बार और कर लेता। सर आ गया। सबका आया? तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, अब आप मैच करा लो अपना सॉल्यूशन। डायग्राम इसमें नहीं बनेगा, मतलब डायग्राम बनेगा तो इसी तरह का डायग्राम बनेगा जैसा मैंने यहाँ पर बनाया है, ऐसे रफ। एक्चुअल वाला डायग्राम नहीं बना सकते हम, 3D है। बच्चों बी वेक्टर आप आई कैप ले लीजिए, तो ए वेक्टर का देखो, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में जब प्रोजेक्शन निकाला था तो बी कॉस थीटा आया। उल्टा करेंगे, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ए कॉस थीटा आएगा ना। व्हाट आई एम सेइंग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये क्या आएगा? ये आएगा बेटा ए कॉस थीटा। बेटा जबरदस्ती नहीं है, आप मना करो मुझे सर समझ में नहीं आ रहा। जैसे b का a पर प्रोजेक्शन b cos थीटा था, उसी तरह a का b पर प्रोजेक्शन a cos थीटा आ जाएगा। बस वो सिंबल अपोजिट हो गए, a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया, बस। तो प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b a cos थीटा आएगा, और a cos थीटा क्या होगा बेटा? सर a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा। अब आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो। बी वेक्टर कौन सा लेने को बोला मैं? आई कैप। तो बच्चों क्वेश्चन में जो वेक्टर मैंने आपको दिया है, इस वेक्टर को ओनली आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? बाकी बच्चे बताओ, मेधा, अविका, श्रेया, आप भी बोलो। 3 ओनली 3 आएगा। मैं एक बार अलग से लिखकर दिखा देता हूं बेटा। देखो ए डॉट बी करना है मुझे, मेरा ए वेक्टर है 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप।
और मेरा v वेक्टर ओनली आई कैप है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप डॉट आई कैप पहला वाला हो जाएगा 3, फिर बाकी दोनों स्टेप्स 0 आएंगे, तो ओनली 3 आएगा। तो a डॉट बी हमारा 3 है बेटा, इसलिए न्यूमरेटर में मैंने 3 लिख दिया, और नीचे आपको मैग्नीट्यूड लिखना है। 1 बेटा b का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमारा आंसर ओनली 3 आ गया बस। यस सर, यही आया था। यस सर। यस सर, यही आ रहा था। बच्चों आज कौन सा डे है? थर्सडे। Thursday. मतलब हमारा एक लेक्चर और आएगा ना अभी। यस सर। इस सर। वीक नहीं लेते टेस्ट हम अगले वीक ले लेंगे आपका, क्योंकि वेक्टर सैटरडे को खत्म होगा और अभी तक मैंने कोई असाइनमेंट भी नहीं दिया आपको, तो थोड़ी नहीं प्रैक्टिस भी सर, तो आपको करेंगे। बस एक ही असाइनमेंट भेजा है अभी। हाँ नहीं, मैं अभी आपको और भेजूंगा, तो पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर नेक्स्ट संडे को आपका वेक्टर का पूरा टेस्ट ले लेंगे, फुल टेस्ट, ओनली वेक्टर लेंगे, है ना। सर तो मतलब मैथमेटिकल टूल और यूनिट डायमेंशन इनके हो चुके टेस्ट, 2 टेस्ट हो गए। मैथमेटिकल टूल तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो आप बेटा फिजिक्स में आगे अपने आप ही यूज हो जाएगा, उसका एक्सक्लूसिव टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन को हम मिला सकते हैं, देख लूंगा अगर मिलाऊंगा तो, उसमें भी ज्यादा वैरायटी नहीं होती। अब वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका एक्सक्लूसिव टेस्ट लेना चाहता हूं मैं एक। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जब भी मैं आपको ऑप्शन दूं ना तो समझ जाइए कुछ डिफरेंट होगा, तो इस क्वेश्चन में वही है, ध्यान रखिएगा। फाइंड आउट projection of vector A in the direction of vector B, where A is equals to 3 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap, and vector B is equals to I cap plus J cap plus K cap. ऑप्शंस हैं बेटा आपके इस तरह के, देखो देखो, मुझे ऑप्शन बनाने पड़ेंगे ना, कैलकुलेट मन में करना पड़ेगा सारा, तब ऑप्शन बनेंगे। सर बता दूं?
अभी रुक जा। हाँ बेटा अभी का बोलो। सर मैं आंसर बता रही हूँ। बता बता। सर ऑप्शन बी 4/3 आई कैप प्लस ए कैप प्लस के कैप। ऋत्विक तेरा? ए। गुड। अभी का बेटा आपका आंसर सही है। कर बेटा और जल्दी कर। कितनी बार मना किया ना, जल्दी मत किया कर, जल्दी मत किया कर। नहीं सर मैंने रीचेक भी कर रहा था 2 बार इसलिए। वो रीचेक करने से क्या होता है, उसको रीड करने को रीचेक करना थोड़ी ना बोलते हैं। नहीं तो सर, उसी को जैसे रीड कर लेगा जो तूने किया। नहीं सर, जैसे कैलकुलेशन सही की है। मैंने पहले कहा ना इस क्वेश्चन में हल्का सा फंसाऊंगा। अभी का ने बहुत जल्दी आंसर दिया इसका। हाँ जी, बाकी लोग बता रहे हैं। बच्चों मैंने इस बार प्रोजेक्शन की ओनली लेंथ नहीं पूछी, सिर्फ लेंथ पूछता आंसर आता 4/√3। आपका यही आ रहा होगा। इस बार मैंने वेक्टर दे दिया, यानी कि आपका जो प्रोजेक्शन जिस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में निकालना है प्रोजेक्शन, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उस लेंथ को बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको। मैं इसका एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। सपोज ये वेक्टर हमारा बी है और ये वेक्टर हमारा ए है। तो बच्चों बी का ए पर प्रोजेक्शन, सॉरी ए का अगर बी पर प्रोजेक्शन लूंगा तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और ये वाला जो लेंथ आएगा ये हमारा प्रोजेक्शन का लेंथ आ जाएगा। पहले तो ये लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आएगा a cos थीटा। और बच्चों a cos थीटा होता है a डॉट बी अपॉन बी। बच्चों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आपने कर ही लिया होगा, शायद 4 आ रहा है। 4/√3। यस। और b का मैग्नीट्यूड जो है वो ओनली √3 है, तो 4/√3 आ गया। करेक्ट। तो बच्चों अगर वो सिर्फ लेंथ पूछता तो 4/√3 हमारा करेक्ट आंसर होता। बट अगर वेक्टर पूछा है तो उसने पूछा है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसका मतलब इधर देखो सारे लोग, इसका मतलब हमें इस बार ओनली लेंथ नहीं निकालनी बल्कि इस लेंथ को बी के वेक्टर है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। हमारा प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में है? बी की डायरेक्शन में। बी की डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड a cos थीटा हमने निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वेक्टर बनेगा ना। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं सर। हाँ, फॉरगेट इट। एक दूसरा क्वेश्चन लो, इस पर वापस आऊंगा मैं।
दोबारा आऊंगा दोबारा। एक वैसे ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसकी जगह छोड़ देता हूं मैं। एक क्वेश्चन है, राइट डाउन की जगह फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड of 3 and has direction same as vector A, I cap plus J cap plus K cap। चलो इसको B लिख देता हूं A की जगह। बच्चों, मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन हो वो ये बी वेक्टर वाली डायरेक्शन हो। बेटा यूनिट वेक्टर किसे बोलते थे, याद करो। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सर ओनली डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन, यानी कि हम और यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करते थे? अगर मान लो मुझे बी कैप निकालना है, सर वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो अगर मुझे बी कैप निकालना है तो मैं वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा ना। तो बी कैप क्या आएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √3। तो बच्चों ये जो आया है ये आया है बी कैप। सुना आपने? ओनली बी कैप, यानी कि डायरेक्शन आई है बी का। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? वेक्टर ए कैलकुलेट करना है। मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। क्वेश्चन पर, इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो, और डायरेक्शन क्या लेनी है हमें? सर बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन बी कैप। तो यहाँ पर 3 लिखूंगा और फिर बी कैप की वैल्यू लिख दूंगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। तो बच्चों ऊपर 3 है नीचे √3 है, तो अल्टीमेटली ऊपर √3 बचेगा और ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये मेरा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन दोनों एक बार केयरफुली देखो, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन पर वापस चलेंगे हम लोग। यस सर। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन निकाली विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो बी का यूनिट वेक्टर निकालकर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वेक्टर ए आ गया। फाइंड आउट ए वेक्टर ए, यहां ए वेक्टर और लिख देता हूं मैं, which has magnitude of 3 and has direction same as vector B। तो पहले बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, एक तरह से बी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और इसको ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए वेक्टर हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब बच्चों इसकी हेल्प से ऊपर वाला क्वेश्चन करो। तो अगर मुझे ये जो प्रोजेक्शन है इसका सिर्फ लेंथ नहीं निकालना बल्कि मुझे इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? हमारा जो प्रोजेक्शन आया उस प्रोजेक्शन को बी कैप से मल्टीप्लाई करूंगा। तो प्रोजेक्शन तो हमारा 4/√3 आया, और बेटा वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर बी क्वेश्चन में क्या दिया है? आई प्लस जे प्लस के, वही दिया है जो मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में लिया है। आई कैप प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। और बच्चों नीचे √3 मिलकर 3 बन गए, तो ये 4/3 आई प्लस जे प्लस के आ जाएगा। तो हमारा आंसर बी आ गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
इस तरह से नीचे 3 आया, √3 मिलकर 3 बन गया। आज का लेक्चर काफी अच्छा रहा और डॉट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है बेटा हमारा। कुछ और बचा है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन वेक्टर फिनिश। बच्चा एक बात ध्यान रखना, ये वेक्टर मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है वेक्टर खत्म हो रहा है। बस एक मिनिमम जितना सीखना होता है ना वेक्टर में, वो मिनिमम सीख लिया। बाकी बेटा यूज तो इसे आपको हर चैप्टर में करना है, आगे हर चैप्टर में इसे यूज करना है, ठीक है। तो एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करके टेस्ट वगैरह देकर फिर आगे बढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? सर मोशन इन वन प्लेन। मोशन इन प्लेन नहीं, मोशन इन ए प्लेन तो 2D होता है, बाद में आएगा। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, पहले स्ट्रेट लाइन आएगा फिर प्लेन। प्लेन में तो वो पैराबोला वगैरह आ जाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सर एक बात पूछनी है, कोई HCV से कुछ करेंगे सर या फिर बाद में? अभी रुक जा, धीरे धीरे चल, एकदम से आगे दौड़ मत, मैं करा दूंगा बाद में। नहीं सर, वो प्रैक्टिस के लिए। अभी रुक, अभी रुक, ओके। ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।